तेलंगाना में चौथे दौर में मतदान होना है। एक सप्ताह से कम का वक्त बचा है और सारी पार्टियां पूरे जी जान से चुनाव प्रचार में लगी हैं। हमारे पास बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट पूर्व मंत्री केटी रामाराव हैं। सर, 400 पार का नारा बहुत गूंज रहा है, लगता है 400 पार तेलंगाना के साथ मिलकर? 400 तो ज़रूर पार करेगा। 400 पेट्रोल और डीजल का दाम 400 पार करेगा, उसी की बात कर रहे हैं ना। तो मेरे हिसाब से तो 400 बिल्कुल पार करना ही है, क्योंकि 110 रुपया हो गया अभी पेट्रोल तेलंगाना में, 105 हो गया डीजल। तो अगर मोदी साहब फिर वापस आएंगे तो ज़रूर 400 पार करेगा। मुद्दे क्या हैं सर इस चुनाव में? क्या लगता है किन मुद्दों को सोच समझकर वोटर्स को वोट देना चाहिए और किन मुद्दों को आप हाईलाइट कर रहे हैं? 10 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बन के और एनडीए को सत्ता संभाल के। बहुत सारे वादे किए गए। वादे तो काफ़ी हैं। अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो पहली बात ये कहा गया था कि किसानों की आमदनी डबल की जाएगी। मुझे एक किसान को दिखाइए जिसकी आमदनी डबल हो गई। ये भी कहा गया था कि बुलेट रेल दौड़ेंगे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोज़गार मिलेगा। लंबी लिस्ट है। अब जनता को ये सोचना है कि अगर 10 साल मौका देने के बाद भी कोई ये गवर्नमेंट अगर ये कह नहीं सकती और बता नहीं सकती कि उन्होंने जनता के लिए, देश के लिए क्या किया, तो क्यों उनको वोट दें? अगर बस मंदिर बनाना सबसे बड़ा मुद्दा था और मंदिर हमने बनाया इसलिए आप वोट दें हमें, तो तेलंगाना में तो केसीआर जी ने भी बनाया यादाद्री मंदिर, बहुत खूबसूरत और 1000 साल सबको खुशी देने वाली और आस्था को अगर लेके आप बात करोगे तो केसीआर जैसे धार्मिक लीडर तो कोई थे नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मुद्दे अहम होते हैं जनता के लिए, जैसे महंगाई, जिसके बारे में मोदी जी बहुत बोलते थे 2014 से पहले, रोज़गार जिसके बारे में भी मोदी जी काफ़ी बोलते थे, इन सब को लेके, इन्फ्लेशन, इन सब को लेके जनता को सोचना चाहिए। इकोनॉमी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आज आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद जैसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में जो लड़के पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको आज अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उनमें क्या हालात होगी? तो इन सबको सोच के, इन सब चीज़ों के बारे में सोच के आई थिंक वोटिंग शुड हैपन। पर अगर हम देश के चुनाव प्रचार की बात करें सर, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी बात करती है मंदिर की, मुसलमान की, कांग्रेस बात करती है आरक्षण की, आरक्षण हटा देगी बीजेपी 400 मिल गया तो। एमआईएम है यहाँ पर, वो भी बोलती है कि अगर 400 मिल गया बीजेपी को तो संविधान बदल देगी। आपको क्या लगता है, ये मंडल वर्सेस कमंडल का इलेक्शन हो चुका है, मेन जो मुद्दे हैं वो गायब हो चुके हैं? मुझे तो ये लगता है कि मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट की जो फेलियर है, अगर कांग्रेस ठीक अपनी काम करती ऑपोजिशन होने के नाते, तो आज एक लहर बन जाता एंटी मोदी। बट हुआ है कि कांग्रेस की कमज़ोरियाँ, कांग्रेस में जो कमियां हैं, कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं, उनको लेके आज मोदी जी को एडवांटेज मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ 2014 में, 18 में भी अगर बीजेपी को किसी ने रोका स्टेट्स में, तो वो हैं रीजनल पार्टीज और रीजनल लीडर्स, जैसे ममता दीदी हैं, जैसे केसीआर जी हैं, जैसे केजरीवाल जी हैं, जैसे स्टालिन जी हैं, हेमंत सोरेन हैं। कांग्रेस, अगर आप देखेंगे एक मिनट के लिए, जहाँ कहीं भी कांग्रेस का गवर्नमेंट था उसको गिराना बीजेपी के लिए बहुत आसान हो गया। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, हर जगह जहाँ जहाँ रीजनल लीडर स्ट्रांग है वहाँ हम रोक पाए। जैसे हमें भी तोड़ने की कोशिश की बीजेपी ने तेलंगाना में, नाकाम हुए। बंगाल में भी कोशिश की, दिल्ली में भी कोशिश की, हर जगह जहाँ रीजनल लीडर स्ट्रांग है हम रोक पाए। आज भी अगर आप देखेंगे एक मिनट के लिए, सोचेंगे एक मिनट के लिए, 13 ऐसे पार्टियां हैं जो ना एनडीए में है ना इंडिया में है। जैसे केसीआर जी हैं, जगन मोहन रेड्डी जी हैं, बिजू जनता दल हैं। तो कल अगर एनडीए और इंडिया जो ये दिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान को कि हम दोनों ही हैं इस देश में और कोई नहीं है, मैं उनकी गलतफहमी दूरी करना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि रीजनल लीडर्स अगर ताकतवर उभर के बाहर आएंगे तो कुछ भी हो सकता है हिंदुस्तान में। आपका मानना है कि 24 के चुनाव के जब रिजल्ट आ जाएंगे तो ये जो रीजनल प्लेयर्स हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, दिल्ली के में? जो रीजनल प्लेयर ना एनडीए के साथ है ना एनडीए के साथ, इंडिया के साथ हैं, 13 पार्टी ऐसे हैं। तो ये पॉसिबल है, ये नामुमकिन तो है नहीं, पॉसिबल है। हिंदुस्तान में हमने इससे पहले भी देखा कि जब दोनों भी ब्लॉक, दोनों भी नेशनल पार्टी अगर जनता को विश्वास नहीं दिला सकती हैं कि हम उनके साथ इंसाफ कर सकते हैं, तो ज़रूर लोग बाकी लोगों को चुनेंगे। जैसे तेलंगाना में हमें तो उम्मीद है कि 10-12 सीट जीतेंगे और
ताकतवर उभर के वापस आएंगे। मुस्लिम रिजर्वेशन की बड़ी बात हो रही है सर। बीजेपी तेलंगाना में भी उनके बड़े नेता आते हैं, कैंपेन में बोलते हैं कि हम मुस्लिम रिजर्वेशन हटा देंगे। 10 साल सत्ता में रहने के बाद जब उनके पास खुद का परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि बीजेपी ने तेलंगाना में न एक कॉलेज दिया, न एक स्कूल दिया, न एक काम किया, न एक ब्रिज बनवाया, न एक मंदिर बनवाया यहाँ पे, तो रहने के लिए कुछ नहीं है तो क्या करेंगे। मुसलमानों के बारे में बोलना, किसी और के बारे में बोलना, किसी को हिंदुस्तान का दुश्मन दिखाना, यही उनकी रवैया रही है। अगर उनको अभी भी लगता है कि लोगों को गुमराह करके, लोगों को फिर एक बार ऐसे इश्यूज़ को उठा के लोगों का वोट हम फिर एक बार लें, अगर उनको ये लगता है तो उनकी डेस्परेशन है। एक और सवाल सर, राज्य से रिलेटेड, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, अपने कैंपेन में बोलते हैं कि बीआरएस को तो जीरो आने वाला है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस यहाँ पर चुनाव है। मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, इसको लेके भी कई सारे शंकाएं हैं, क्योंकि राहुल जी बोलते हैं कि चौकीदार चोर हैं, रेवंत जी बोलते हैं कि चौकीदार हमारे बड़े भाई हैं, राहुल जी कहते हैं कि अदानी फ्रॉड है, रेवंत जी बोलते हैं कि अदानी हमारे फ्रेंड हैं, राहुल जी ये कहते हैं कि गुजरात मॉडल बेकार है, रेवंत रेड्डी जी कहते हैं गुजरात मॉडल शानदार है, राहुल जी ये कहते हैं कि लिकर स्कैम हुआ ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना गलत है, रेवंत जी कहते हैं कि लिकर स्कैम हुआ और कविता जी जो हमारी बहन है उनको अरेस्ट करना मुनासिफ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि रेवंत रेड्डी कल जाके कांग्रेस में इस इलेक्शन के बाद रहेंगे या ना रहेंगे, ये वक्त बताएगा। क्यों लगता है वो बीआरएस कांग्रेस छोड़ देंगे? मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्योंकि वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि उन पे केसेस हैं। जैसे बीजेपी का वॉशिंग मशीन के बारे में तो हर कोई जानता है, जिनके ऊपर केस लगते हैं वो या तो उनको मोदी जी के जेब में रहना है या जेल में रहना है। तो रेवंत रेड्डी अगर जेल से बचना चाहेंगे तो फिर उनके जेब में ही जाएंगे ना। चलिए, ये तो टाइम बताएगा सर, लेकिन हम एक और आखिरी सवाल आपसे लेंगे। क्या उम्मीद है, क्या होगा इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीआरएस का परफॉर्मेंस, कितनी सीटें पर आपको उम्मीद है कि बीआरएस के पक्ष में लोग वोट करेंगे? अभी कुछ महीनों पहले ये चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव में आपको सक्सेस नहीं मिला उस लेवल पे, अभी क्या लगता है? देखिए, मैं देश के बारे में तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बाहर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता। बट ये तो ज़रूर जानता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान में दोनों पार्टियों का भी आज कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं दिख रहा है। अगर दोनों लीडरों का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, जैसे कांग्रेस और बीजेपी, तो मुझे तो यही लगता है कि तेलंगाना के हद तक 10-12 सीट जीत के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीआरएस बनेगी और बीआरएस कल देश में भी एक अहम भूमिका प्ले करेगी। थैंक यू सो मच सर, एंड बेस्ट ऑफ लक।